साथियों, राष्ट्रीय पार्क के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में धारा 35 में प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। साथियों, अगर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में गठन करना चाहती है या किसी क्षेत्र को गठन करना जरूरी है, तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में गठित करने के आशय से घोषित कर सकती है। यानी अधिसूचना में घोषित करेगी इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में गठन किया जाना जरूरी है और किया जाएगा, तो वो अधिघोषणा द्वारा उस चीज को घोषित करेगी। अब साथियों, ये जो क्षेत्र है, चाहे वह वन्य जीव शरण स्थल के भीतर हो अथवा ना हो, क्षेत्रीय पशु वर्ग वनस्पति संबंधी जीव जंतु विज्ञान संघ या महत्व के कारणों से या उसमें या उसके आसपास पशु के संरक्षण, उन्नति या विकास के प्रयोजन हेतु हो, उसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में गठन किया जाना जरूरी है। उसके लिए उद्घोषणा यानी अधिसूचना द्वारा उद्घोषणा राज्य सरकार करती है। धारा 35 में प्रावधान किए गए हैं। इसी में बताया गया है कि अगर कोई टेरिटोरियल वाटर के किसी भाग को राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित करने की योजना हो तो धारा 26A के प्रावधान राष्ट्रीय पार्क को घोषित करने पर उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार पशु शरण स्थल घोषित करने पर होते हैं। साथियों, जब किसी क्षेत्र में जहां पर राष्ट्रीय पार्क बन रहा है टेरिटोरियल वाटर है, अब साथियों ये टेरिटोरियल वाटर होता क्या है ये जानना जरूरी है। टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है किसी देश की तटरेखा से सटा जल। किसी देश की तटरेखा से सटा जल, यह क्षेत्र देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। आमतौर पर यह तट की आधार रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22 किलोमीटर तक फैला होता है। कितना होता है? 22 किलोमीटर तक फैला होता है। और प्रादेशिक जल देश के भूभाग का हिस्सा माना जाता है। ये जो जल है ये देश के भूभाग का हिस्सा माना जाता है। तो क्लियर हो गया होगा टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। इस संबंध में भी बताया गया कि अगर टेरिटोरियल वाटर के किसी भाग को राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित करने की योजना हो तो धारा 26A के प्रावधान लागू होंगे। पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि धारा 35 के सब क्लोज 1 में उल्लिखित अधिसूचना उस क्षेत्र की मियाद परिभाषित करेगी जो कि राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किए जाने हेतु है। मतलब एक निश्चित समय दिया जाएगा कि 3 साल में 2 साल में यह कंप्लीट हो जाएगा बन के राष्ट्रीय पार्क के रूप में। तो यह प्रावधान उपधारा 1 में यानी 35 की उपधारा 1 में है। पॉइंट नंबर तीसरा है, जहां कोई क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित होने हेतु आश्रित है, यथासाध्य जांच तथा दावों के विनिश्चय के लिए एवं उक्त क्षेत्र में किसी भूमि के संबंध में अधिकारी की समाप्ति हेतु धारा 1926 के प्रावधान लागू होंगे, जैसा कि अन्य जीव शरण स्थल की किसी भूमि के संबंध में कथित मामलों में लागू होते हैं। साथियों, जो भूमि स्वामी है उस समय में 1926 के प्रावधान लागू होंगे। किस प्रकार से उनका अधिग्रहण किया जाएगा, किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा, ये जो प्रावधान किए गए हैं धारा 1926 के, वो प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। पॉइंट नंबर चौथा कहता है कि जब निम्नलिखित घटना हो जाए, मान लीजिए अगर कोई घटना हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए क्या घटना, दावा प्रस्तुत करने की अवधि खत्म हो गई हो तथा राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किए जाने हेतु आश्रित क्षेत्र की किसी भूमि के संबंध में किए गए सभी दावे यदि किए गए हो तो राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए तथा राष्ट्रीय पार्क के अंदर अंतर्विष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित कर लिए गए हो, तब राज्य सरकार उस क्षेत्र की अवधि निर्दिष्ट करते हुए जो कि राष्ट्रीय पार्क के अंदर सम्मिलित किया जाएगा अधिसूचना प्रकाशित करेगी तथा घोषित करेगी कि ऐसी तिथि को या तिथि से जो अधिसूचना निर्दिष्ट की जाए कथित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क होगा। मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि इसमें 2 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 4 के भी 2 भाग हैं। एक है दावा प्रस्तुत करने की अवधि खत्म हो गई हो। जैसे दावा मीन्स ये होता है कि कोई जमीन है, उस पर दावा कोई व्यक्ति कर सकता है कि ये मेरी जमीन है, मेरी खुद की पुश्तैनी जमीन है, उस संबंध में दावा। तो अगर कोई अवधि खत्म हो गई है तथा राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किए जाने हेतु आश्रित
संरक्षित क्षेत्र की किसी भूमि के संबंध में किए गए सभी दावे यदि किए गए हो तो राज्य सरकार द्वारा निपटा दिए गए हैं। अगर मान लीजिए दावा प्रस्तुत करने की अवधि खत्म हो गई हो और फिर दावा नहीं प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं उन दावों को निपटा दिया गया है। भाई जिनने भी क्लेम के लिए कहा कि हमारी जमीन है उनको राज्य सरकार ने निपटा दिया। पहली चीज एक समय है कि भाई इतने समय में आप दावा कर सकते हैं अपनी जमीन के संबंध में। दूसरी चीज जो दावे प्रस्तुत किए गए थे वो निपटा दिए गए हैं। और फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्क के अंदर अंतर्विष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित कर लिए गए हों। जो भी भूमि उस क्षेत्र में आ रही है, राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आ रही है, उस भूमि को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया हो, तब फिर राज्य सरकार उस क्षेत्र की अवधि निर्दिष्ट करते हुए जो कि राष्ट्रीय पार्क के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, अधिसूचना प्रकाशित करेगी तथा घोषित करेगी कि ऐसी तिथि से या ऐसी तिथि को या तिथि से जो अधिसूचना निर्दिष्ट की जाए राष्ट्र कथित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क होगा। उसमें स्पष्ट कहा गया, सप्लोज 4 जो बताना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र घोषित हुआ कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क बनेगा और उसमें निर्धारित टाइम दिया गया कि इतने समय अवधि में आपको दावा करना है कि इस पर आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं। वो ऑब्जेक्शन का समय यानी उस दावा करने का समय भी निकल गया है और जो दावे प्रस्तुत भी किए गए हैं, जो दावे लगाए भी गए, उनका भी निराकरण हो गया है। फिर कह रहे हैं कि जो भूमि लेनी थी वो राज्य सरकार ने बकायदा अपने कब्जे में ले ली है। तो ये सारी प्रोसीडिंग होने के बाद ही राज्य सरकार घोषित करेगी कि भैया ये अब राष्ट्रीय पार्क का एरिया माना जाएगा, यानी ये जो संपत्ति सरकार की है और ये राष्ट्रीय पार्क की संपत्ति मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 5वां कहता है राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव पारित किए हुए बगैर राष्ट्रीय पार्क की अवधि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव यानी कि अगर परिवर्तन किया जा रहा, बढ़ाया घटाया जा रहा है तो राज्य के विधानमंडल का प्रस्ताव आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6वां कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पार्क से किसी वन्य प्राणी को नहीं ले जाएगा और नष्ट नहीं करेगा और अपने हित में उपयोग नहीं करेगा। राष्ट्रीय पार्क में जितने भी वन्य प्राणी हैं उनको ना तो कोई अपने साथ ले जा सकता है, ना उनको नष्ट करेगा, ना ही अपने उपयोग में उनको लाएगा। अथवा किसी वन पशु के प्राकृतिक निवास को नष्ट नहीं करेगा। किसी वन पशु का जो भी प्राकृतिक निवास है उसको नष्ट नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा या पार्क की अवधि किसी वन पशु को या उसके प्राकृतिक निवास को वंचित नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अगर कुछ किया भी जाना है, किसी को हटाना है, किसी वन्य प्राणी को विस्थापित करना है, जो भी करना है वो मुख्य जीव अभरक्षक द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा के अंतर्गत होगा, जो भी होना है, अथवा उसके अनुसार ही ऐसा कर सकेंगे तथा ऐसा कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार इस बात के लिए संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय पार्क से वन प्राणियों को ले जाना, नष्ट करना तथा अपने खुद के उपयोग में लाने, उसमें कि वन प्राणी की उन्नति समुचित व्यवस्था के लिए जरूरी है। जब तक राज्य सरकार, साथियों इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएगी कि उस राष्ट्रीय पार्क से वन्य प्राणियों को ले जाना हो या उनको नष्ट करना हो या उनका खुद में उपयोग में लाना हो, अनुसंधान के लिए, किसी चीज में प्रैक्टिकल करने के लिए या वन्य प्राणी की उन्नति के लिए, जब तक संतुष्ट ना हो तब तक अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगी, ना ही अधिकृत कर सकते हैं, ना ही इस प्रकार से कुछ किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7वां कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पशु के चरने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसमें किसी भी पशु के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथियों जो राष्ट्रीय पार्क है इसमें किसी भी दूसरे पशु को चरने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, केवल उन्हीं वन्य प्राणियों को रखा जाएगा जो निर्दिष्ट हैं। पॉइंट नंबर 8वां कहता है कि धारा 27, धारा 28, धारा 30 से धारा 32 तथा धारा 33 के खंड आबासा ABC एवं धारा 34 के प्रावधान जहां तक हो सके राष्ट्रीय पार्क के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे कि अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं। जैसा हमने अभयारण्य के बारे में बताया है वही के वही प्रावधान राष्ट्रीय पार्क में भी लागू होंगे। साथियों ये हमने आपको राष्ट्रीय पार्क के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि वहां प्राधिकारियों की नियुक्ति। भाई कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी पार्क बन रहा है, उसको चलाने के लिए अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 3 के अंतर्गत यह उपबंधित है कि
केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक वन्य जीव संरक्षण निदेशक, सहायक वन्य जीव संरक्षक निदेशक और अन्य आवश्यक अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी। इस एक्ट के प्रावधान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक क्या करेगी, इसमें वन्य जीव संरक्षक निदेशक होगा, सहायक निदेशक होगा और अन्य अधिकारी कर्मचारी होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। निदेशक इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। जो निर्देशक बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, वो केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे। सहायक वन्य जीव संरक्षक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी निदेशक के अधीन रहेंगे। जो भी निदेशक है उनके अधीन बाकी सभी स्टाफ रहेगा। मुख्य वन्य जीव संरक्षक व अन्य प्राधिकारी धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक मुख्य वन्य जीव संरक्षक, हर जिले में एक अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए मुख्य वन्य जीव संरक्षक इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। साथियों, अभी हमने क्या बताया, केंद्र सरकार का। अब जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक कौन नियुक्त करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक मुख्य वन्य जीव संरक्षक हर नियुक्त करेगी और हर जिले में एक अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगी। ये इसमें धारा 4 में बताया गया है। और राज्य सरकार जो भी निर्देश देगी उनका पालन वन संरक्षक जो मुख्य है उसके द्वारा किया जाएगा। धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई शक्ति तथा कर्तव्य आदेशों में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायुत कर सकेगा। इसी प्रकार मुख्य वन्य जीव संरक्षक भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से लिखित आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई या सभी व्यक्ति या कर्तव्य प्रत्यायुत कर सकेगा। साथियों, इसमें कहा है कि लिखित आदेश द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई शक्ति तथा कर्तव्य आदेशों में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के अधीन अपने अधीनस्थ अधिकारी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि अगर कोई जो मेन अधिकारी निदेशक है अपने कुछ अधिकार शक्तियां अपने अधीनस्थ को देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। साथियों, वन्य जीव परामर्शदायी परिषद क्या होती है यह भी आया है। धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में प्रशासक इस अधिनियम के प्रारंभ होने के शीघ्र बाद एक वन्य जीव परामर्शदायी परिषद का गठन करेंगे।